अरिस्टोबुलस का विवरण अपेक्षाकृत अधिक संतुलित और विश्वसनीय माना जाता है। इन लेखकों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि वे प्रत्यक्षदर्शी थे। अतः इनके विवरण हेरोडोटस और टेसियस की तुलना में अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। मेगास्थनीज, मौर्य भारत का दर्पण। मेगास्थनीज भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी लेखक माना जाता है। वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन भारत की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है। उसने मौर्य प्रशासन, नगर व्यवस्था, सेना, न्याय प्रणाली और सामाजिक वर्गों का उल्लेख किया है। यद्यपि उसकी कुछ बातें, जैसे भारत में दास प्रथा का न होना, विवादास्पद मानी जाती हैं, फिर भी उसका विवरण मौर्य युग के अध्ययन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। डायमेकस, बिंदुसार के दरबार का विवरण। डायमेकस सीरिया के शासक आंतियोकस का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के राजदरबार में आया था। उसके विवरण से मौर्य साम्राज्य के वैदेशिक संबंधों, प्रशासनिक सुदृढ़ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का ज्ञान मिलता है। यद्यपि डायमेकस के ग्रंथ स्वतंत्र रूप में उपलब्ध नहीं है, परंतु उसके उल्लेख अन्य यूनानी लेखकों के माध्यम से सुरक्षित है। डायोनिसियस, अशोक के काल का साक्ष्य। डायोनिसियस मिस्र के शासक टॉलमी फिलेडेल्फिस का राजदूत था, जो सम्राट अशोक के राजदरबार में आया था। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि अशोक के शासनकाल में भारत के मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों से घनिष्ठ संबंध थे। यद्यपि डायोनिसियस के विवरण सीमित हैं, फिर भी वे अशोक के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को दर्शाते हैं। टॉलमी, भारत का भूगोल। द्वितीय शताब्दी ईस्वी में यूनानी विद्वान टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। इसमें उसने भारतीय नदियों, पर्वतों, नगरों, बंदरगाहों और मार्गों का उल्लेख किया है। यद्यपि उसकी भौगोलिक गणनाओं में कुछ त्रुटियां हैं, फिर भी यह ग्रंथ प्राचीन भारत के भूगोल को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्लिनी, प्राकृतिक संपदा का विवरण। रोमन लेखक प्लिनी ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारत के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, मसालों, खनिज पदार्थों और व्यापारिक वस्तुओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्लिनी ने भारत रोम व्यापार की समृद्धि का भी उल्लेख किया है और यह बताया है कि भारत से आयात के कारण रोम का धन बाहर जा रहा था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। ये ग्रंथ लगभग 80 ईस्वी के आसपास रचा गया माना जाता है। इसमें हिंद महासागर, अरब सागर और भारतीय तटों की यात्रा का विवरण मिलता है। इसमें भारत के प्रमुख बंदरगाहों जैसे भरूच, भड़ौच, मुजरिस आदि और व्यापारिक वस्तुओं का उल्लेख है। ये ग्रंथ प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यूनानी और रोमन लेखकों के विवरण भारतीय इतिहास के अध्ययन में अमूल्य योगदान देते हैं। यद्यपि कुछ लेखकों जैसे हेरोडोटस और टेसियस के विवरण अनुश्रुति और कल्पना पर आधारित हैं, फिर भी मेगास्थनीज, निर्याकस, टॉलमी और प्लिनी जैसे लेखकों के विवरण अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। इन विदेशी स्रोतों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर मिलता है, जिससे भारतीय इतिहास की समग्र और संतुलित समझ संभव हो पाती है। भारतीय इतिहास के अध्ययन में विदेशी यात्रियों के विवरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष रूप से चीनी यात्री, जो बौद्ध धर्म के अध्ययन, पवित्र ग्रंथों के संग्रह तथा तीर्थस्थलों के दर्शन हेतु भारत आए, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक जीवन का विस्तृत और प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत किया। इनके विवरण भारतीय इतिहास को बाह्य, निष्पक्ष और तुलनात्मक दृष्टि से समझने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। प्रमुख चीनी यात्रियों में फाहियान, संयुगन, हवेनसांग और इत्सिंग के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। फाहियान, गुप्तकालीन समाज का साक्ष्य। फाहियान एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री था, जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। वह लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहा, जिससे उसके विवरण अत्यंत मूल्यवान माने जाते हैं। फाहियान का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथों को एकत्र करना तथा बौद्ध तीर्थस्थलों का भ्रमण करना था। अपने यात्रा विवरण में फाहियान ने विशेष रूप से मध्य प्रदेश और गंगा घाटी के समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किया है। उसके अनुसार उस समय की जनता सुखी, समृद्ध और शांतिप्रिय थी। उसने ये भी लिखा है कि गुप्तकाल में अपराध बहुत कम थे और दंड व्यवस्था उदार थी।
जनता धार्मिक सहिष्णुता के वातावरण में जीवन व्यतीत करती थी। फाहियान के विवरण से गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहे जाने की पुष्टि होती है। यद्यपि उसने प्रशासन और राजनीतिक घटनाओं का विस्तृत उल्लेख नहीं किया, फिर भी उसका सामाजिक और धार्मिक विवरण अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है। संयुगन बौद्ध अवशेषों का संकलन करता। संयुगन सॉन्ग यू 518 ईस्वी में भारत आया। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेषों, मूर्तियों और पवित्र ग्रंथों को एकत्र करना था। संयुगन ने लगभग 3 वर्षों तक भारत की यात्रा की। उसके विवरण से उस समय बौद्ध धर्म की स्थिति, मठों और विहारों की दशा तथा विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध प्रभाव का ज्ञान मिलता है। संयुगन के यात्रा विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि बौद्ध धर्म का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में कम होने लगा था, फिर भी वह भारत के अनेक भागों में जीवंत अवस्था में विद्यमान था। उसके विवरण ऐतिहासिक दृष्टि से संक्षिप्त किंतु उपयोगी माने जाते हैं। ह्वेन-त्सांग हर्षकालीन भारत का विस्तृत चित्र। ह्वेन-त्सांग शैनज़ैंग भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण चीनी यात्री माना जाता है। वह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेन-त्सांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की कठिन यात्रा के बाद सर्वप्रथम कपिशा आधुनिक अफगानिस्तान पहुंचा। ह्वेन-त्सांग भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। उसके भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर चीन ले जाना था। नालंदा में अध्ययन के समय विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध दर्शन और उच्च शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। ह्वेन-त्सांग का यात्रा वृतांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें उसने लगभग 138 देशों और राज्यों का वर्णन किया है। उसके विवरण से हमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ह्वेन-त्सांग के अनुसार उस समय भारत में बौद्ध धर्म के साथ साथ ब्राह्मण धर्म भी प्रचलित था। उसने ये भी उल्लेख किया है कि सिंध का राजा शूद्र था, जो तत्कालीन सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण यह है कि ह्वेन-त्सांग ने स्वयं बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। इत्सिंग भारतीय शिक्षा संस्थानों का वर्णन। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आया। उसका मुख्य उद्देश्य भी बौद्ध धर्म का अध्ययन और ग्रंथों का संकलन था। इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण में विशेष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है। उसने इन विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था, अनुशासन, पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों के जीवन का विस्तृत वर्णन किया है। इत्सिंग के अनुसार नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में देश विदेश से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। उसने ये भी उल्लेख किया है कि भारत उस समय ज्ञान, शिक्षा और बौद्ध दर्शन का वैश्विक केंद्र था। इत्सिंग का विवरण शिक्षा और धार्मिक इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। चीनी यात्रियों के विवरण का ऐतिहासिक महत्व। इन चीनी यात्रियों के विवरणों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि वे प्रत्यक्षदर्शी थे और उन्होंने भारत में दीर्घकाल तक निवास किया। इनके यात्रा वृत्तांतों से हमें गुप्त और हर्षकालीन समाज की वास्तविक स्थिति, बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन की प्रक्रिया, शिक्षा संस्थानों की उन्नत अवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि इन यात्रियों के विवरण मुख्यतः बौद्ध दृष्टिकोण से लिखे गए हैं और इनमें प्रशासनिक विवरण अपेक्षाकृत कम है, फिर भी भारतीय इतिहास के अध्ययन में इनका योगदान अमूल्य है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि फाहियान, संयुगन, ह्वेन-त्सांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से प्राचीन भारत का एक विश्वसनीय, संतुलित और जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। इनके विवरणों के बिना गुप्तकालीन और हर्षकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक स्थिति की कल्पना अधूरी रह जाती है। इस प्रकार चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अपरिहार्य स्रोत है। जब चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग शैनज़ैंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तब वहां के कुलपति प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन, खासकर महायान परंपरा के लिए विश्व प्रसिद्ध था, जहां ह्वेन-त्सांग ने उनके मार्गदर्शन में कई वर्षों तक गहन अध्ययन किया और तर्क, संस्कृत व तत्वमीमांसा जैसे विषयों में महारत हासिल की।
आचार्य शीलभद्र, वे एक महान विद्वान और योगाचार विचारधारा के विशेषज्ञ थे, जिनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर ह्वेनसांग ने उनके अधीन कई साल बिताए और उनके कार्यों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। नालंदा विश्वविद्यालय, ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में वैश्विक शिक्षा का केंद्र था, जहां चीन, जापान, तिब्बत और अन्य देशों के छात्र आते थे, और यह बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक प्रमुख स्थान था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में विदेशी यात्रियों और विद्वानों के विवरणों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन लेखकों ने भारत को बाहरी दृष्टिकोण से देखा और अपने अनुभवों को ग्रंथों के रूप में संकलित किया। इनके विवरणों से तत्कालीन भारत के समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, प्रशासन और आर्थिक जीवन की बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही दो प्रमुख विदेशी लेखक हैं अल-बरूनी और इब्न बतूता, जिनकी कृतियां आज भी इतिहासकारों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती हैं। अल-बरूनी, भारत का वैज्ञानिक एवं बौद्धिक अध्येता। अल-बरूनी अल-बिरूनी मध्यकाल का एक महान विद्वान, इतिहासकार, वैज्ञानिक और दार्शनिक था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी का जन्म ख्वारिज़्म खीर में हुआ था, जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। वह अरबी, फारसी और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। भारत में रहते हुए उसने संस्कृत सीखी और भारतीय विद्वानों के साथ गहन बौद्धिक संवाद किया। अल-बरूनी की सर्वप्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद, जिसे तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज भी कहा जाता है, अरबी भाषा में लिखी गई है। ये ग्रंथ भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह कोई साधारण यात्रा वृतांत नहीं है, बल्कि भारत का एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। ये ग्रंथ 80 अध्यायों में विभाजित है। अल-बरूनी ने इसमें भारत के धर्म और दर्शन, वेदों और पुराणों, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा, त्योहारों, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का विस्तार से वर्णन किया है। उसने हिंदू समाज की जाति व्यवस्था, विवाह प्रथा, सामाजिक जीवन और धार्मिक आचरण का निष्पक्ष विवेचन किया है। अल-बरूनी का एक विशेष योगदान भारत के वैज्ञानिक ज्ञान का विवरण है। उसने भारतीयों की उपलब्धियों को खगोल विज्ञान, गणित, ज्योतिष, कीमिया, रसायन विद्या तथा भारतौल और मापन विधियों के क्षेत्र में विशेष रूप से रेखांकित किया है। उसने भारतीय पंचांग, समय गणना, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और मापतंत्र विज्ञान का भी वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त अल-बरूनी ने मूर्तिकला, स्थापत्य, कानून व्यवस्था और सामाजिक आचार संहिता पर भी प्रकाश डाला है। उसके ग्रंथ से हमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीतिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अल-बरूनी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निष्पक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वह इस्लाम धर्म का अनुयायी था, फिर भी उसने भारतीय सभ्यता का वर्णन पूर्वाग्रह से मुक्त होकर किया। इसी कारण उसे मध्यकालीन भारत का सबसे विश्वसनीय विदेशी इतिहासकार माना जाता है। इब्न बतूता, तुगलककालीन भारत का प्रत्यक्षदर्शी। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री था, जो मोरक्को, अफ्रीका का निवासी था। वह विश्व के महानतम यात्रियों में गिना जाता है। उसने भारत सहित एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अनेक देशों की यात्राएं की। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत रिला कहलाता है। ये ग्रंथ 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की अत्यंत रोचक और प्रचुर जानकारी प्रदान करता है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया और दिल्ली पहुंचा। उसकी विद्वता और इस्लामी कानून शरीयत के ज्ञान से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए इब्न बतूता को तुगलककालीन प्रशासन, न्याय व्यवस्था और दरबारी जीवन को निकट से देखने का अवसर मिला। अपने विवरण में इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, सुल्तान की नीतियों, दंड व्यवस्था और शाही वैभव का वर्णन किया है। उसने मोहम्मद बिन तुगलक को एक विद्वान, उदार किंतु अत्यंत कठोर और अस्थिर स्वभाव का शासक बताया है। उसके विवरण से उस समय की कठोर दंड प्रणाली, सामाजिक विषमताएं और प्रशासनिक अव्यवस्था का भी ज्ञान मिलता है। इब्न बतूता ने भारतीय समाज के रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा, स्त्रियों की स्थिति और धार्मिक जीवन का भी उल्लेख किया है। उसने हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं और सह अस्तित्व को अपने अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत किया है। यद्यपि इब्न बतूता का वर्णन कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित प्रतीत होता है, फिर भी वह तुगलककालीन भारत का एक प्रत्यक्षदर्शी और महत्वपूर्ण स्रोत है।
अलबरूनी और इब्न बतूता, तुलनात्मक महत्व। अलबरूनी और इब्न बतूता दोनों ही विदेशी लेखक थे, किंतु उनके दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। अलबरूनी एक विद्वान और वैज्ञानिक था, जिसने भारत का गहन अध्ययन किया और तुलनात्मक पद्धति अपनाई। इब्न बतूता एक यात्री और दरबारी अधिकारी था, जिसका विवरण व्यक्तिगत अनुभवों और घटनाओं पर आधारित है। दोनों के विवरण मिलकर हमें मध्यकालीन भारत का एक संतुलित और व्यापक चित्र प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अलबरूनी की किताब उल हिंद और इब्न बतूता की रेहला मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत मूल्यवान स्रोत है। अलबरूनी भारत की बौद्धिक, धार्मिक और वैज्ञानिक परंपरा का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जबकि इब्न बतूता तुगलककालीन प्रशासन और सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण करता है। इन दोनों विदेशी लेखकों के बिना मध्यकालीन भारत की समग्र ऐतिहासिक समझ अधूरी मानी जाएगी। तारानाथ 1575-1634 एक प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार और लामा थे, जिन्होंने भारत के इतिहास, विशेषकर बौद्ध धर्म पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। हालांकि उनके ग्रंथ कंग्यूर और तग्यूर के बजाय उनका मुख्य ग्रंथ भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास है, जिसमें भारतीय लोककथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण है, जो प्राचीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहचान। वह 17वीं सदी के एक तिब्बती बौद्ध विद्वान और इतिहासकार थे, जो जोनांग संप्रदाय से संबंधित थे। रचनाएं। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, तारानाथाज हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें प्राचीन भारत से लेकर दिल्ली सल्तनत तक की घटनाओं का वर्णन है। जानकारी का स्रोत। उनके ग्रंथों में भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है जो अन्य स्रोतों में आसानी से नहीं मिलती, जैसे कि बौद्ध धर्म के प्रसार और विभिन्न शासकों से जुड़ी कहानियां। ऐतिहासिक महत्व। उनके लेखों से भारतीय इतिहास, विशेषकर बौद्ध इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और आधुनिक विद्वान उनके कार्यों का उपयोग करते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत। मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध इतालवी यात्री और व्यापारी था, जिसने एशिया के अनेक देशों की विस्तृत यात्राएं की। वह वेनिस का निवासी था और अपने पिता तथा चाचा के साथ पूर्वी देशों की यात्रा पर निकला था। मार्को पोलो का नाम विश्व इतिहास में विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसने अपने यात्रा वृतांत के माध्यम से यूरोप को एशिया की समृद्ध सभ्यताओं से परिचित कराया। भारत के संदर्भ में उसका विवरण दक्षिण भारत, विशेष रूप से पांड्य देश के इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 1290-1295 के बीच भारत आया था। उस समय दक्षिण भारत में पांड्य वंश का शासन था। उसने पांड्य राज्य को अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली बताया है। उसके अनुसार पांड्य शासक धन संपत्ति से परिपूर्ण थे और राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। उसने लिखा है कि पांड्य राजा के पास अपार मात्रा में सोना, रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं थीं। मार्को पोलो के विवरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मोतियों के व्यापार से संबंधित है। उसने उल्लेख किया है कि पांड्य देश मोतियों के उत्पादन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यहां से मोती अरब देशों, यूरोप और अन्य एशियाई क्षेत्रों में निर्यात किए जाते थे। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि उस समय पांड्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और समुद्री व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। मार्को पोलो ने पांड्य समाज के धार्मिक जीवन का भी उल्लेख किया है। उसने मंदिरों की भव्यता, धार्मिक अनुष्ठानों और दान प्रथा का वर्णन किया है। उसके अनुसार लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे और मंदिरों को अपार धन दान में दिया जाता था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दक्षिण भारत में उस समय धार्मिक संस्थाओं का सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। इसके अतिरिक्त उसने पांड्य देश के सामाजिक जीवन का भी वर्णन किया है। उसने लोगों के खानपान, वेशभूषा और दैनिक जीवन की झलक प्रस्तुत की है। उसके अनुसार समाज में समृद्धि थी और लोग अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। हालांकि उसके कुछ वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होते हैं, फिर भी वे उस काल की सामाजिक स्थिति को समझने में सहायक हैं। इतिहासकारों का मत है कि मार्को पोलो स्वयं विद्वान इतिहासकार नहीं था, बल्कि एक यात्री और व्यापारी था। इसलिए उसके विवरणों में कभी कभी कल्पना और अतिरंजन का प्रभाव दिखाई देता है। फिर भी वो प्रत्यक्षदर्शी था और उसने जो कुछ देखा उसे अपने अनुभवों के आधार पर लिखा। इसी कारण उसका विवरण पांड्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत माना जाता है। निष्कर्ष।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मार्को पोलो का यात्रा वृतांत दक्षिण भारत, विशेषकर पांड्य देश के इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसके विवरण से हमें पांड्य राज्य की आर्थिक समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, धार्मिक जीवन और सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है। यद्यपि उसके विवरण को अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के साथ मिलाकर देखना आवश्यक है, फिर भी वह मध्यकालीन दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करता है। भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक और पुरास्थल इतिहास को अधिक प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बनाते हैं। इन्हीं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का विकास। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय पुरास्थलों की खोज, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसी) के प्रथम महानिदेशक थे। सारनाथ, सांची, तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान और अध्ययन में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक देवताओं के प्राचीनतम साक्ष्य, बोगाज-कोई अभिलेख। लगभग 1400 ई.पू. के बोगाज-कोई अभिलेख एशिया माइनर, आधुनिक तुर्की से वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। यह अभिलेख भारत से बाहर वैदिक संस्कृति के प्रभाव का प्रमाण प्रस्तुत करता है और ऋग्वैदिक देवताओं की प्राचीनता को सिद्ध करता है। भागवत धर्म का विकास, हेलियोडोरस स्तंभ। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वैसगा, विदिशा स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। हेलियोडोरस यूनानी शासक अंटियालकिदास का राजदूत था, जिसने स्वयं को भागवत वासुदेव कृष्ण का उपासक बताया है। यह अभिलेख भारतीय धार्मिक सहिष्णुता और विदेशी प्रभावों के आत्मसात का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख। भारतवर्ष शब्द का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख उड़ीसा में स्थित है और कलिंग के शासक खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। इससे भारतीय भौगोलिक चेतना और राष्ट्रीय पहचान की प्रारंभिक अवधारणा का संकेत मिलता है। दुर्भिक्ष का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश, भारत का पहला अभिलेख है जो दुर्भिक्ष, अकाल की जानकारी देता है। इसमें संकट काल में जनता के लिए खाद्यान्न भंडारण और वितरण व्यवस्था का उल्लेख है। यह मौर्यकालीन प्रशासन की लोक कल्याणकारी नीति और राज्य की जिम्मेदारी को दर्शाता है। हून आक्रमण का प्रथम साक्ष्य। भारत पर होने वाले हून आक्रमण की प्रारंभिक जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ये गुप्तकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है और उस समय की राजनीतिक अस्थिरता तथा बाह्य आक्रमणों की स्थिति को स्पष्ट करता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित प्रमाण। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुप्त शासक भानुगुप्त के काल का है। यह अभिलेख सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्त्रियों की स्थिति तथा सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डालता है। सातवाहन इतिहास और अभिलेख। सातवाहन राजाओं का लगभग पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। नासिक, कार्ले और अमरावती जैसे स्थलों से प्राप्त अभिलेख सातवाहनों की प्रशासनिक व्यवस्था, दान प्रथा, व्यापार और धर्म का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि अभिलेख प्राचीन राजवंशों के अध्ययन का प्रमुख स्रोत है। आर्थिक इतिहास, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों, गिल्ड्स की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख गुप्तकालीन आर्थिक जीवन, शिल्प संगठनों और नगर अर्थव्यवस्था की उन्नत स्थिति को दर्शाता है। नवपाषाणिक संस्कृति, बुर्जहोम। कश्मीर का नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से गर्तावास गड्ढा घर के प्रमाण मिले हैं, जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। यहां एक विशेष सामाजिक प्रथा का भी प्रमाण मिलता है, जिसमें मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। यह उस काल की धार्मिक मान्यताओं और मानव पशु संबंधों को दर्शाता है। प्राचीन सिक्के और मुद्रा व्यवस्था। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। साहित्य में इन्हें काशार्पण कहा गया है। ये सिक्के आर्थिक इतिहास के प्रारंभिक चरण को दर्शाते हैं और व्यापारिक गतिविधियों के विकास का प्रमाण है। सिक्कों पर लेख अंकित करने की परंपरा सर्वप्रथम यवन, इंडो ग्रीक शासकों ने प्रारंभ की।
इससे शासकों के नाम, उपाधियां और शासनकाल की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। यह मुद्रा इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जाती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास का वैज्ञानिक और प्रामाणिक अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों के बिना संभव नहीं है। अभिलेख, सिक्के और पुरास्थल न केवल राजनीतिक इतिहास बल्कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की भी गहरी समझ प्रदान करते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम से आरंभ हुई पुरातत्व परंपरा ने भारतीय अतीत को मिथकों से निकालकर तथ्यों के ठोस आधार पर स्थापित किया। इस प्रकार पुरातत्व शास्त्र भारतीय इतिहास की रीढ़ है और इसके बिना इतिहास अधूरा है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, और आपने विभिन्न अभिलेखों से प्राप्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जैसे बोगाजकोई अभिलेख से वैदिक देवताओं के नाम, होलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के प्रमाण, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का पहला उल्लेख, सोहगौरा अभिलेख से अकाल की जानकारी और एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। भारतीय इतिहास के अध्ययन में अभिलेखों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेख वे लेख होते हैं जो पत्थरों, स्तंभों, शिलाओं, गुफाओं या ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ये शासकों की उपलब्धियों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, दान प्रथाओं, धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष और प्रामाणिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अभिलेख अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि वे समकालीन घटनाओं का तत्कालीन रिकॉर्ड होते हैं। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व। अभिलेखों के माध्यम से हमें शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां, राजवंशों का क्रम और वंशावली, युद्ध, विजय और पराजय, प्रशासनिक एवं दान संबंधी व्यवस्थाएं, धार्मिक नीति और सांस्कृतिक जीवन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसलिए अभिलेख भारतीय इतिहास की रीढ़ माने जाते हैं। प्रमुख अभिलेख और उनके शासक। 1. हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा के उदयगिरी पर्वत में स्थित है। यह एक तिथि रहित अभिलेख है और इसका संबंध कलिंग के महान शासक खारवेल से है। इस अभिलेख से खारवेल की सैन्य विजयों, कलिंग की राजनीतिक शक्ति, जैन धर्म के संरक्षण तथा जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी मिलती है। इसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख भी मिलता है, जो भारतीय ऐतिहासिक चेतना का महत्वपूर्ण प्रमाण है। 2. जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, गुजरात में स्थित है। ये शक शासक रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। यह अभिलेख विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम विस्तृत प्रशस्ति अभिलेख माना जाता है। इसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण और रुद्रदामन की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन है। 3. नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख सातवाहन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये गौतमी बलश्री द्वारा अपने पुत्र गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रशंसा में उत्कीर्ण कराया गया था। इस अभिलेख से सातवाहन वंश की राजनीतिक शक्ति, सामाजिक संरचना और ब्राह्मण धर्म के संरक्षण की जानकारी मिलती है। 4. प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद स्तंभ लेख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसे उसके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। यह अभिलेख समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति, साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक दक्षता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसे समुद्रगुप्त की राजनीतिक जीवनी कहा जाता है। 5. ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के ऐहोल नगर में स्थित है और इसका संबंध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से है। यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की विजयों, विशेष रूप से हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख करता है। इससे चालुक्य साम्राज्य की शक्ति और दक्षिण भारत की राजनीति की जानकारी मिलती है। 6. मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मध्य भारत मालवा के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। इस अभिलेख से उस समय की आर्थिक स्थिति, विशेष रूप से रेशम बुनकरों की श्रेणियों, गिल्ड्स और व्यापारिक जीवन की जानकारी मिलती है। 7. ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार वंश के महान शासक भोज से संबंधित है। इस अभिलेख में भोज की राजनीतिक उपलब्धियों, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रशासनिक नीति का उल्लेख मिलता है। यह प्रतिहारों की शक्ति और उत्तर भारत में उनकी भूमिका को स्पष्ट करता है। 8. भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। इन अभिलेखों से हुनों के आक्रमण, स्कंदगुप्त की सैन्य सफलताओं और गुप्त साम्राज्य की रक्षा नीति की जानकारी मिलती है।
ये अभिलेख गुप्त साम्राज्य के उत्तरकालीन संघर्षों को समझने में सहायक है। 9. देवपड़ा अभिलेख। देवपड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। इस अभिलेख से सेन वंश के इतिहास, बंगाल की राजनीतिक स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अभिलेखों का समग्र ऐतिहासिक महत्व। इन सभी अभिलेखों को मिलाकर देखने से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय इतिहास का एक बड़ा भाग अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है। ये अभिलेख केवल शासकों की प्रशंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि वे तत्कालीन समाज और अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति, राज्य और जनता के संबंध को भी उजागर करते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नासिक, प्रयाग, ऐहोल, मंदसौर, ग्वालियर, भित्री और देवपाड़ा जैसे अभिलेख भारतीय इतिहास के अमूल्य दस्तावेज हैं। इनके बिना प्राचीन और मध्यकालीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की पुनर्रचना संभव नहीं है। अतः अभिलेख भारतीय इतिहास का सबसे विश्वसनीय और स्थायी स्रोत है। अभिलेखों, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफिक पुरालेख शास्त्र कहते हैं, जो पत्थर, धातु, लकड़ी या मिट्टी जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लिखित सामग्री का अध्ययन है, ताकि अतीत की सभ्यताओं और उनके इतिहास को समझा जा सके, जिसमें अशोक के शिलालेख जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं। मुख्य बिंदु। परिभाषा। एपिग्राफी पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी की एक शाखा है जो कठोर सतहों पर लिखे गए लेखों, शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है। शब्द की उत्पत्ति। ये ग्रीक शब्द एपी ऊपर और ग्राफीन लिखना से बना है, जिसका अर्थ है किसी चीज पर लिखना या उकेरना। अध्ययन का विषय। इसमें चट्टानों, स्तंभों, तांबे की प्लेटों, दीवारों और सिक्कों पर पाए गए अभिलेखों का विश्लेषण किया जाता है। महत्व। ये प्राचीन सभ्यताओं, उनके सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करता है, जिससे इतिहासकारों को अतीत को समझने में मदद मिलती है। उदाहरण। सम्राट अशोक के शिलालेख और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख भारत के कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जिनका अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक्मेडु, पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः ये वैसे शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतनम मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़, छोटाऊ, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। सिक्के, व्यापारिक संपर्क और मंदिर स्थापत्य कला। भारतीय इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और कलात्मक विकास की भी समृद्ध परंपरा निहित है। सिक्कों, पुरातात्विक स्थलों, व्यापारिक संपर्कों और मंदिर स्थापत्य कला के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की बहुआयामी तस्वीर देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्के और उसका सांस्कृतिक व्यक्तित्व। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में एक महान विजेता के साथ साथ कला और संस्कृति का संरक्षक माना जाता है। उसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में एक विशेष प्रकार का सिक्का ऐसा है जिसमें उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ये सिक्का इस बात का सशक्त प्रमाण है कि समुद्रगुप्त केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि संगीत प्रेमी और विद्वान शासक भी था। प्राचीन भारत में शासकों द्वारा अपने सांस्कृतिक गुणों को सिक्कों पर अंकित कराना ये दर्शाता है कि उस समय कला को कितना उच्च स्थान प्राप्त था। इस प्रकार समुद्रगुप्त का वीणा वादन उसकी सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक रुचि को उजागर करता है। अरिक्मेडु और भारत रोम व्यापार। अरिक्मेडु, जो वर्तमान में पुदुचेरी पौंडीचेरी के निकट स्थित है, भारत का एक प्रमुख प्राचीन बंदरगाह था। यहां से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो भारत और रोम के बीच सक्रिय व्यापारिक संबंधों का प्रमाण है। इन सिक्कों की प्राप्ति से यह सिद्ध होता है कि भारत रोमन साम्राज्य के साथ मसालों, रेशम, सूती वस्त्रों, कीमती पत्थरों और हाथी दांत का व्यापार करता था। अरिक्मेडु जैसे बंदरगाह भारत की समुद्री व्यापारिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को दर्शाते हैं। भारत के प्रारंभिक विदेशी संपर्क।
इतिहासकारों के अनुसार भारत के सबसे प्रारंभिक विदेशी संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से स्थापित हुए थे। इनमें प्रमुख हैं बर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान म्यांमार, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया कंबोज, जावा यव द्वीप। इन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति, धर्म, हिंदू बौद्ध भाषा और कला का गहरा प्रभाव पड़ा। इसे भारतीयकरण इंडियनाइजेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। इन संपर्कों ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को भी एशिया के अन्य भागों तक पहुंचाया। भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियां। भारतीय स्थापत्य कला विशेष रूप से मंदिर निर्माण के क्षेत्र में अत्यंत विकसित रही है। क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर मंदिर स्थापत्य को 3 प्रमुख शैलियों में विभाजित किया गया है। 1. नागर शैली। उत्तर भारत में विकसित मंदिर शैली को नागर शैली कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता ऊंचा और वक्राकार शिखर है। उदाहरण: कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़। 2. द्राविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की स्थापत्य शैली को द्राविड़ शैली कहा जाता है। इसमें ऊंचे गोपुरम, पिरामिड नुमा विमान, विस्तृत प्रांगण मुख्य विशेषताएं हैं। उदाहरण: बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, मीनाक्षी मंदिर मदुरै। 3. वैसर शैली। दक्षिणापथ दक्कन क्षेत्र में विकसित मंदिरों में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। इस मिश्रित शैली को वैसर शैली कहा जाता है। यह शैली भारतीय स्थापत्य कला की संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है। पंचायतन मंदिर शैली। पंचायतन शब्द मंदिर रचना की एक विशिष्ट शैली को दर्शाता है। जब किसी मंदिर परिसर में एक मुख्य मंदिर और उसके चारों ओर 4 सहायक मंदिर स्थित होते हैं तो उसे पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। यह शैली विशेष रूप से वैष्णव और शैव परंपरा से जुड़ी हुई है। पंचायतन मंदिरों के प्रमुख उदाहरण: कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र थे बल्कि कला, मूर्तिकला और स्थापत्य कौशल के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। निष्कर्ष: उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारतीय इतिहास राजनीतिक शक्ति, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कृष्टता का समन्वय है। समुद्रगुप्त के सिक्के उसके कला प्रेम को दर्शाते हैं। अरिकमेडु भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमाणित करता है। दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क भारतीय सांस्कृतिक विस्तार को उजागर करता है। मंदिर स्थापत्य शैलियां भारत की कलात्मक विविधता और तकनीकी दक्षता को प्रकट करती हैं। इस प्रकार ये सभी तथ्य मिलकर भारतीय सभ्यता की समृद्ध, सजीव और बहुआयामी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त शासक के वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के उनके संगीत प्रेम और कला संरक्षण का प्रमाण है, जैसा कि उनके स्वर्ण सिक्कों और इलाहाबाद प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें कविराज कहा गया और संगीत का ज्ञाता बताया गया। अरिकमेडु पुदुचेरी के पास से रोमन सिक्के मिलना भी ऐतिहासिक सत्य है, जो भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। प्रागैतिहासिक काल की विभिन्न संस्कृतियों की पहचान उनके विशिष्ट मृदभांड बर्तन के आधार पर की जाती है। बर्तनों का आकार, रंग और निर्माण शैली उस समय के मानव जीवन, तकनीकी ज्ञान तथा सामाजिक विकास को समझने में सहायक होते हैं। भारत में ऐसी कई महत्वपूर्ण संस्कृतियां रही हैं, जिनमें मालवा, बुर्जहोम और जोखेक झुकर संस्कृतियां प्रमुख हैं। मालवा संस्कृति की पहचान इसके विशिष्ट काले तथा लाल मृदभांडों से होती है। इन बर्तनों के ऊपरी भाग काले और निचले भाग लाल रंग के होते थे। इन पर सरल रेखीय या ज्यामितीय अलंकरण भी पाए जाते हैं। ये संस्कृति मध्य भारत में विकसित हुई और यहाँ के लोगों के कृषि प्रधान जीवन तथा सामाजिक संगठन का संकेत देती है। बुर्जहोम संस्कृति, जो कश्मीर क्षेत्र में विकसित हुई, मुख्यतः धूसर रंग के बर्तनों के लिए जानी जाती है। ये बर्तन मोटे और साधारण होते थे। इस संस्कृति की एक विशेषता गर्तावास, गड्ढा घर तथा मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा थी, जो सामाजिक और धार्मिक विश्वासों को दर्शाती है। जोखेक झुकर संस्कृति में लाल मृदभांडों का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया। ये संस्कृति सिंध क्षेत्र में विकसित हुई और इसका संबंध प्रारंभिक ग्रामीण जीवन एवं व्यापारिक गतिविधियों से माना जाता है।
प्राचीन भारतीय संस्कृतियों और उनके विशिष्ट मृद्भांडों मिट्टी के बर्तनों से संबंधित हैं, जहां मालवा संस्कृति काले लाल बर्तनों के लिए, बुर्जहोम धूसर बर्तनों के लिए और जोरवे संस्कृति लाल बर्तनों के लिए जानी जाती है, जो विभिन्न पुरातात्विक काल और क्षेत्रों में इन संस्कृतियों की पहचान कराते हैं। मालवा संस्कृति, मालवा कल्चर, यह मध्य भारत की एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है जो काले और लाल मृद्भांडों ब्लैक एंड रेड वारे BRW के लिए प्रसिद्ध है, जिस पर चॉकलेट रंग के डिजाइन होते थे और यह महाराष्ट्र के नवदाटोली जैसे स्थलों पर मिली है। बुर्जहोम संस्कृति, बुर्जाहोम कल्चर, ये नवपाषाण काल की संस्कृति है और यहाँ के लोग धूसर ग्रे मृद्भांड बनाते थे जो भूरे, लाल या भूरे रंग के होते थे और जानवरों की हड्डियों से बने औजार भी मिलते थे। जोरवे संस्कृति, जोरवे कल्चर, यह महाराष्ट्र में मालवा संस्कृति के बाद आए और यहाँ के लोग लाल मृद्भांड रेड वारे बनाते थे, जो इस संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। काले और लाल मृद्भांड ब्लैक एंड रेड वारे BRW ये प्राचीन भारत के कई चरणों हड़प्पा, उत्तर लौह युग, महापाषाण काल में पाए गए हैं और ये अलग अलग आंचलिक संस्कृतियों की पहचान कराते हैं, जैसे कि मालवा और आहार बनास संस्कृतियां। लाल मृद्भांड रेड वारे ये भी विभिन्न संस्कृतियों जैसे जोरवे और कुछ अन्य ताम्रपाषाणिक स्थलों से जुड़ा एक सामान्य प्रकार का बर्तन है। दक्षिण भारत के नवपाषाण काल नीलिथिक पीरियड से संबंधित एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन की ओर इशारा करता है, जो तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है और यह उस काल के स्थानीय और विकसित मर्दभांड परंपराओं को दर्शाता है, जिसमें पॉलिश किए हुए बर्तन, कृषि के प्रमाण और पशुपालन जैसे लक्षण शामिल थे, जो भारतीय नवपाषाण संस्कृति की विविधता को दिखाते हैं। बर्तन चिकनी, चमकदार धूसर ग्रे सतह वाले होते थे और पहियों पर बनाए जाते थे। इनके साथ लाल मृद्भांड, काले और लाल मृद्भांड भी मिलते हैं, जो संस्कृति की जटिलता दिखाते हैं। चमकीला धूसर मृद्भांड इन क्षेत्रों में नवपाषाण जीवन शैली और तकनीकी विकास का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण है, जो उस समय के मिट्टी के बर्तनों की गुणवत्ता और विविधता को दर्शाता है, जैसा कि चिरांद बिहार या मेहरगढ़ भारत का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल जैसे अन्य स्थलों पर भी मिलते हैं। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति, ईस्टर्न नीलिथिक कल्चर, अपनी विशिष्ट भूरा, लाल, ब्राउन, रेड मिट्टी के बर्तनों पॉटरी के लिए जानी जाती है, जो इस काल की मुख्य पहचान है और यह संस्कृति भारत के पूर्वी क्षेत्रों जैसे बिहार, चिरांद, सेनुआर और असम में फैली थी, जहां कृषि, पशुपालन और पॉलिशदार औजारों के प्रमाण मिले हैं। साथ ही रस्सी के चिन्ह वाले कॉर्ड मार्क्ड मिट्टी के बर्तन भी महत्वपूर्ण है। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों प्रागइतिहास, प्रीहिस्ट्री, आद्य इतिहास, प्रोटोहिस्ट्री और इतिहास हिस्ट्री में विभाजित किया गया है, जो लेखन के उपयोग और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर है। प्रागइतिहास लेखन से पहले का काल केवल पुरातात्विक साक्ष्य, आद्य इतिहास जब लेखन शुरू हुआ लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, हड़प्पा सभ्यता, और इतिहास जब लेखन सुलभ और पठनीय हो गया जैसे वैदिक काल के बाद। विभाजन का आधार, बेसिस ऑफ डिवीजन। प्रागइतिहास प्रीहिस्ट्री, ये वह काल है जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था। इस काल की जानकारी हमें केवल पत्थरों, औजारों और गुफा चित्रों जैसे पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, जैसे पाषाण युग, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री, ये प्रागइतिहास और इतिहास के बीच का संक्रमण काल है। इसमें लेखन का विकास हुआ लेकिन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका, जैसे हड़प्पा की लिपि, या फिर मौखिक परंपराएं थीं, जैसे वैदिक काल और समकालीन सभ्यताओं के लिखित साक्ष्यों में इनका उल्लेख मिलता है। इतिहास हिस्ट्री, ये वह काल है जब लेखन का आविष्कार हुआ और उसे पढ़ा जा सका। इस काल की जानकारी लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से मिलती है। ये साक्षर समाजों का अध्ययन है। उदाहरण, एग्जाम्पल्स: प्रागइतिहास, पाषाण काल, स्टोन एज। आद्य इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल, वैदिक पीरियड। इतिहास, मौर्य, गुप्त, मध्यकाल और आधुनिक काल, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, उसे प्रागैतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस काल की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे पत्थर के औजारों, गुफा चित्रों और कलाकृतियों से मिलती है, क्योंकि उस समय लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था या लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, जिसे पाषाण युग, स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। जिस काल में मनुष्य ने अपने जीवन, गतिविधियों या घटित घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा, उसे प्रागैतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। यह मानव इतिहास का सबसे प्राचीन और विस्तृत काल है।
इस काल के बारे में हमें किसी भी प्रकार के ग्रंथ, अभिलेख या लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इसका अध्ययन पुनर्तः पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें मानव द्वारा प्रयुक्त पत्थर के औजारों, हड्डियों, गुफाओं, आवास स्थलों, चित्रकला, मृद्भांडों और दफन स्थलों से प्राप्त होती है। इन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि प्रारंभिक मानव का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। वह भोजन के लिए शिकार और वन्य फल फूलों पर निर्भर रहता था तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। इसी काल में मानव ने धीरे धीरे प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। आग का आविष्कार, औजारों का निर्माण, पशुओं का शिकार और समूह में रहना मानव विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं। आगे चलकर प्रागैतिहासिक काल के अंत में मानव ने कृषि, पशुपालन और स्थायी निवास की ओर कदम बढ़ाए, जिससे सभ्यता की नींव पड़ी। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल मानव जीवन के विकास की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। यद्यपि इस काल का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, फिर भी पुरातात्विक प्रमाणों के माध्यम से यह मानव सभ्यता की उत्पत्ति और विकास को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच का वह समय है जब मनुष्य ने लिपि, लिखने की कला का विकास कर लिया था, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति शामिल हैं, जहां पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित प्रमाण भी मिले, जैसे हड़प्पा लिपि पर वे आज तक अनपठित हैं। यह कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज से भी जुड़ा है, जिसमें तांबा और टिन मिलाकर कांसे का प्रयोग शुरू हुआ और मानव ने खेती करना भी शुरू कर दिया था, जो सांस्कृतिक विकास का दौर था। मानव सभ्यता के विकास को समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित किया है। जिस काल में मनुष्य द्वारा घटित घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसके विपरीत जिस काल का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव इतिहास के अध्ययन में यह विभाजन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मानव समाज के विकास, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक बदलावों का क्रम स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ज्ञानी मानव और मानव का प्रारंभिक विकास। ज्ञानी मानव या होमोएपियंस का प्रवेश इस धरती पर लगभग 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। यह आधुनिक मानव का प्रारंभिक रूप था, जिसने बुद्धि, भाषा और सामाजिक संगठन के माध्यम से धीरे धीरे प्रागैतिहासिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए। प्रारंभिक मानव जीवन अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण था। वह शिकार, मछली पकड़ना और वनस्पतियों के संग्रह पर निर्भर रहता था। इस काल में मनुष्य समूहों में रहकर सुरक्षा और भोजन के लिए संघर्ष करता था। धीरे धीरे मानव ने अपने पर्यावरण और संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। पुरापाषाण युग, पैलेलिथिक एज। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल है। इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार न केवल भोजन का साधन था, बल्कि यह मानव के मनोरंजन का भी माध्यम था। प्रमुख उपलब्धियां। आग का आविष्कार। पुरापाषाण काल में मानव ने आग का आविष्कार किया, जिससे भोजन पकाने, ठंड से सुरक्षा और रात में रोशनी की सुविधा मिली। पत्थर के औजार। अधिकांश औजार स्फटिक क्रिस्टलाइन पत्थर के बने होते थे। गुफा निवास। मानव गुफाओं और प्राकृतिक आश्रयों में रहता था। प्रारंभिक सामाजिक संगठन। मानव समूह में रहकर भोजन, शिकार और सुरक्षा के लिए सहयोग करता था। भारत में खोज। भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। पल्लावरम, तमिलनाडु से पहली भारतीय पुरापाषाण कलाकृति प्राप्त हुई। मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज। पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का समय मध्यपाषाण काल कहलाता है। ये काल मानव जीवन में संक्रमण काल का प्रतीक है। विशेषताएं। मानव ने छोटे पत्थर के औजारों का उपयोग किया, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। शिकार और मछली पकड़ना मुख्य जीविका बनी। मानव अस्थिपंजर का सर्वप्रथम प्रमाण इसी काल से मिलता है। भारत में खोज। मध्यपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम 1867 में C.L. कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोजने से हुई। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल मानव इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव का काल था। इस काल में मानव ने स्थायी निवास अपनाना शुरू किया और सभ्यता की नींव रखी। प्रमुख उपलब्धियां। स्थायी निवास। मानव ने स्थायी गांव और घर बनाना शुरू किया। पालतू पशु। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया।
कृषि का आविष्कार। नवपाषाण काल में मानव ने अन्न उत्पादक कृषि अपनाई। पहिए का आविष्कार, यातायात और कृषि कार्यों में सहायक। तांबा और औजार। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और इसका प्रमुख औजार कुल्हाड़ी था। इसका प्रमुख प्राप्ति स्थल अतिरिम्पकम तमिलनाडु है। भारत में कृषि और अन्न उत्पादन। कृषि का प्रथम प्रमाण मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ। मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कोल्डेहवा उत्तर प्रदेश से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। नवपाषाण काल में मानव ने खेती के साथ साथ संगठित ग्रामीण जीवन का प्रारंभ किया। उन्होंने घर, गोदाम और सिंचाई प्रणाली विकसित की। यह मानव इतिहास में सभ्यता की नींव के रूप में महत्वपूर्ण है। प्रागैतिहासिक औजार और कलाकृतियां। पूर्व पाषाण युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। मध्यपाषाण काल में लघु औजार माइक्रोलिथ्स का प्रयोग शुरू हुआ। नवपाषाणकालीन कलाकृतियां मिट्टी, पत्थर और तांबे से बनाई गईं। पल्लावरम जैसी जगहों से प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियां प्राप्त हुई। मानव सभ्यता का सारांश। पुरापाषाण काल शिकार, आग और पत्थर के औजार। मध्यपाषाण काल माइक्रोलिथ्स, मछली पकड़ना, अस्थिपंजर। नवपाषाण काल कृषि, पालतू पशु, स्थायी निवास, तांबे के औजार, पहिया। इस प्रकार मानव जीवन का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में हुआ। शिकार और संग्रह से लेकर कृषि और स्थायी निवास तक का ये क्रम मानव इतिहास का आधार है। निष्कर्ष। प्रागैतिहासिक और नवपाषाणकालीन अध्ययन हमें मानव सभ्यता की प्रारंभिक उपलब्धियां और सामाजिक विकास समझने में मदद करता है। मानव ने साधारण जीवन से आधुनिक जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया। आग, औजार, पालतू पशु, कृषि और पहिए के आविष्कार ने मानव समाज को व्यवस्थित और सुसंगठित बनाया। भारत में मेहरगढ़ और कोल्डेहवा जैसे स्थल मानव इतिहास के सबसे पुराने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि इस काल में लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं था, फिर भी पुरातात्विक प्रमाण मानव इतिहास की समझ को वैज्ञानिक और तथ्यात्मक रूप प्रदान करते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास हिस्ट्री कहा जाता है, जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, जबकि लिखित साक्ष्य न मिलने वाले काल को प्रागैतिहास प्रीहिस्टरी कहते हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल और पुरापाषाण काल जैसे शुरुआती दौर शामिल हैं, जहां पत्थर के औजारों और जीवाश्मों से जानकारी मिलती है। इतिहास हिस्ट्री वह काल जब मनुष्य ने लिखना सीख लिया और घटनाओं का लेखा जोखा दर्ज किया। प्रागैतिहास प्रीहिस्टरी लेखन के आविष्कार से पहले का समय, जिसमें पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल शामिल है। केवल आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, पत्थर के औजार, गुफा चित्र मिलते हैं। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस धरती पर लाखों साल पहले आए, लेकिन उनका प्रवेश आज से 30-40 हजार साल पहले नहीं, बल्कि लगभग 3,300,000 साल पहले अफ्रीका में हुआ था, और वे धीरे धीरे दुनिया भर में फैले, जिसमें यूरोप और एशिया में लगभग 45-70 हजार साल पहले और फिर अमेरिका में लगभग 14,000 साल पहले पहुंचे, जिससे हमारी सभ्यता का विकास हुआ। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार और भोजन संग्रह था, और शिकार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ साथ मनोरंजन का साधन भी था, जिसमें वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, और यह सब उनके घुमंतू जीवन का हिस्सा था, जहां वे भोजन और आश्रय की तलाश में घूमते थे। जीविका का आधार भोजन प्राप्त करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना और फल फूल, कंदमूल इकट्ठा करना मुख्य काम था। मनोरंजन, शिकार करना केवल भोजन के लिए ही नहीं, बल्कि आदिमानव के लिए एक रोमांचक और मनोरंजक गतिविधि भी थी, जिसमें वे अपनी कुशलता दिखाते थे। जीवन शैली, वे खानाबदोश नोमैडिक थे और छोटे छोटे समूहों में रहते थे, क्योंकि उन्हें भोजन और पानी के लिए लगातार जगह बदलनी पड़ती थी। उपकरण, शिकार के लिए वे पत्थर के साधारण औजार जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, चौपर बनाते थे, जिनका उपयोग जानवरों को काटने, छीलने और हड्डियों को तोड़ने के लिए किया जाता था। आग का उपयोग, इस काल में आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन इसका उपयोग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। आग फायर का आविष्कार पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एज में हुआ और पहिए व्हील का आविष्कार नवपाषाण काल नीलिथिक एज में हुआ, जो मानव सभ्यता के विकास में 2 बड़े मील के पत्थर थे। आग से सुरक्षा और भोजन पकाने में मदद मिली, जबकि पहिए ने परिवहन और कुम्हारी जैसे कार्यों को आसान बनाया। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल नीलिथिक एज में विकसित हुई और उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया,
ये प्रक्रिया कृषि के विकास लगभग 11,000 साल पहले से भी पहले, लगभग 15,000 साल पहले शुरू हुई थी, जहां भेड़ियों के साथ आपसी सह अस्तित्व से धीरे धीरे पालतूकरण हुआ, जिससे शिकार और सुरक्षा में मदद मिली। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे कॉपर धातु का प्रयोग किया था, और इससे बना पहला औजार कुल्हाड़ी एक्स थी, जिसके प्रमाण ये जानकारी सही है और अन्य स्रोतों के अनुसार मिलते हैं, जो ताम्रपाषाण युग चैल्कोलिथिक एज की शुरुआत का प्रतीक है, जब मनुष्य ने पत्थर के औजारों से आगे बढ़कर धातु का उपयोग करना शुरू किया, खासकर तांबे को प्राकृतिक रूप से पाने और उसे पिघलाकर औजार जैसे कुल्हाड़ी बनाने में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल नीलिथिक एज में हुआ, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि व पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाणों वाला स्थल है, जहां गेहूं और जौ उगाए गए थे। हालांकि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, जिसके साक्ष्य हमें कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। कृषि के पहले उदाहरण मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिले हैं, जहां जौ और गेहूं उगाए जाते थे, और कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश भारत चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य लगभग 6500 ईसा पूर्व के लिए जाना जाता है। लेकिन नवीनतम खोजों के अनुसार लहुरादेव अप में चावल के और भी प्राचीन साक्ष्य लगभग 9000-7000 ईसा पूर्व मिले हैं, जो इसे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पुराना स्थल बनाते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग पुरापाषाण काल के अधिकांश औजार पत्थर क्वार्ट्जाइट के बने थे। रॉबर्ट बुशफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की, और पहली भारतीय पुरापाषाण कलाकृति पल्लावरम चेन्नई के पास में खोजी गई थी, जिससे भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन की नींव पड़ी। भारत में मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज की शुरुआत 1867 में सी एल कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र में माइक्रोलिथ्स लघु पाषाणोपकरण की खोज से हुई, जो इस काल की मुख्य विशेषता है, और इस युग से ही मानव अस्थिपंजर ह्यूमन स्केलेटन्स के साक्ष्य मिलने शुरू हुए, जो जीवन शैली में बदलाव और सामाजिक विकास को दर्शाते हैं, जैसे सराय नाहर राय और बागोर जैसे स्थलों से प्राप्त युगल समाधि और पशुपालन के प्रमाण। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता नीलिथिक एज का प्रारंभ लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, खासकर कृषि और स्थायी बस्तियों के विकास के साथ। हालांकि इसके शुरुआती प्रमाण 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक मिलते हैं, जैसे मेहरगढ़ और बेलन घाटी में, जो गेहूं, जौ और चावल की खेती के शुरुआती संकेत देते हैं, जिससे मानव जीवन में कृषि क्रांति और सभ्यताओं की नींव पड़ी। भारत का प्रागैतिहासिक काल और मानव इतिहास अत्यंत समृद्ध एवं विविधतापूर्ण है। प्राचीन सभ्यता के विकास, मानव जीवन, आवास और संस्कृति का अध्ययन हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से प्राप्त होता है। भारत में मनुष्य के सबसे प्रारंभिक प्रमाण, प्राचीन नगर और मानव संबंधी खोजें इतिहास और पुरातत्व के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। भारत के सिंधु घाटी क्षेत्र में स्थित मोहनजोदड़ो प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन नगर है। इसका नाम सिंधी भाषा के शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का इतिहास लगभग सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है, और यह ईसा पूर्व 2600 से 1900 तक फली फूली। मोहनजोदड़ो नगर को सुधारित योजनाबद्ध संरचना का उदाहरण माना जाता है। यहाँ की सड़कें, नालियां, जल निकासी प्रणाली और आवासीय संरचनाएं अत्यंत सुव्यवस्थित थीं। नगर में सार्वजनिक भवन, जलाशय और इमारतें मौजूद थीं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के तकनीकी और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है। मोहनजोदड़ो के अवशेष हमें ये भी बताते हैं कि नगरवासियों ने शिल्पकला, मृदभांड निर्माण, बर्तन सज्जा और व्यापारिक गतिविधियों में उच्च कौशल हासिल किया था। यहाँ से प्राप्त मौद्रिक सिक्के, मुहरे और लिपि सिंधु लिपि के रूप में प्रसिद्ध है, जो प्राचीन भारत में लेखन और प्रशासन की प्रणाली का संकेत देती है। मानव जीवन और प्राचीन जीवाश्म। भारत में मानव विकास के सबसे प्रारंभिक प्रमाण नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। यहाँ मिलने वाले हड्डी और अस्थिपंजर आधुनिक मानव के प्रारंभिक स्वरूप के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये खोज प्रागैतिहासिक भारत में मानव के विकास का पहला वैज्ञानिक प्रमाण है। इसके अतिरिक्त भारत में विभिन्न स्थानों से अन्य महत्वपूर्ण जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। शिवालिक की पहाड़ी से भी जीवाश्म का प्रमाण मिला है। असम का श्वेतभू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है, जो मानव वंश और उसकी भूगर्भीय स्थिति को समझने में सहायक है। ताम्रपाषाण युग और इनाम गांव। इनाम गांव भारत का ताम्रपाषाण युग का एक बड़ा प्रागैतिहासिक बस्ती स्थल है। इसका संबंध जोरवेट संस्कृति से है, जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम भारत में विकसित हुई थी।
इस काल में मानव ने कृषि, पशुपालन और स्थायी निवास अपनाना शुरू किया। जोरवे संस्कृति के अवशेषों से यह पता चलता है कि मानव ने गृह निर्माण, मृदभांड निर्माण, धातु उपयोग और सामाजिक संगठन के माध्यम से जीवन को व्यवस्थित किया था। ताम्रपाषाण औजार और गृह उपकरण मानव की तकनीकी प्रगति के प्रमाण है। भीमबेटका गुफाएं, शैलचित्र और आवासीय स्थल। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्राचीन आवासीय स्थल है। ये स्थान पुरापाषाणिक आवासीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ के शैलचित्र और शैलाश्रय मानव इतिहास के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। विशेषताएं: शैलचित्र पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के समय के माने जाते हैं। चित्रों में मानव जीवन, शिकार, पशु, नृत्य और सामाजिक गतिविधियां प्रदर्शित हैं।